देखिए राजीव जी, सरकार चलती है इकबाल से, अथॉरिटी, और देसी भाषा में इसे कहते हैं भोकाल से या धमक से। वो सब खत्म हो गया है। जी। आज की स्थिति यह है कि मोदी जी जो हैं वो लगातार बैकफुट पे चले जा रहे हैं और डर यह है कि वो सीधे विकेट में न घुस जाए। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है उसका जो बिल लाए थे, अचानक ही वो बिल लाए थे वो बिल ऐसा ही था उनका कि जो उनके हिंदू मुसलमान नैरेटिव को बहुत आगे बढ़ाता। इससे पहले वो इस दिशा में सारे काम कर चुके हैं और पूरे 10 साल की जो राजनीति है वो इसी एक एजेंडे पे चल रही है। मगर इस चुनाव ने बता दिया, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, कि इस एजेंडे पे अब वोट मिलने वाले नहीं है। अगर मिलते तो 400 पार होते। वो जो 303 उनकी सीटें थी वो जाके और आगे जाती, मगर वो कहां आ गई? 240 पे। तो अब ये जो मुद्दे होते हैं धार्मिक या भावनात्मक या लोगों को बहकाने वाले, बरगलाने वाले, उनकी एक उम्र होती है और वो उम्र जो है खत्म हो गई, उसकी एक्सपायरी डेट आ गई। तो इसलिए जो है अब उन्हें ये बिल वापस लेना पड़ा कि अगर वो बिल उस दिन रख देते, लोकसभा में पास कराने की कोशिश करते, तो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और ये जो है पासवान साहब, चिराग पासवान, ये इसकी कितनी बड़ी कीमत मांगते, ये सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात, वो मांगते या साथ दही भी देते, क्योंकि वो जनता से कट जाते अपने। चारों के चारों की जो राजनीति है, वो राजनीति जो है वो सांप्रदायिक राजनीति नहीं है। चारों सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते हैं। न जयंत चौधरी करते हैं, न पासवान करते हैं, न नीतीश करते हैं, न चंद्रबाबू नायडू करते हैं। वो मिलीजुली राजनीति करते हैं, सबकी मेल मिलाप की। तो उनका वोटर कहां जाता, उनका समर्थक कहां जाता? तो ये समस्या सबसे बड़ी है, इसलिए उन्हें वापस लेना पड़ा। दूसरी बात, ब्रॉडकास्ट बिल की। ब्रॉडकास्ट बिल पे तो पूरी दुनिया में इनकी आलोचना हो रही थी। ये मुद्दा जो है सीधे सीधे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ गया था, जिसको लेके मोदी जी हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। जो अमेरिका में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था, वहां जो सारे सवाल हो रहे थे वो भारत की प्रेस की आजादी से जुड़े हुए हैं। बहुत ब्रॉडर इशू है ये। खुद मोदी जी कहते हैं कि हम लोकतंत्र की जननी हैं, और लोकतंत्र जो है वो बिना प्रेस की स्वतंत्रता के चल ही नहीं सकता। ये दोनों देखिए नए कॉन्सेप्ट हैं। ये आधुनिक राज्य व्यवस्था के जो कॉन्सेप्ट आए हैं वो ये नए कॉन्सेप्ट आए हैं, जिसमें सेकुलरिज्म भी है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है और जिसमें डेमोक्रेसी भी है। इन्हें नए विचार कहा जाता है, नई परिकल्पनाएं हैं ये, और आज की सबसे सफल परिकल्पनाएं हैं और फिलहाल अंतिम भी मानी जाती हैं, जब तक कुछ और नया ना आ जाए। तो इस मामले में मोदी जी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उनके जितने भी मित्र हैं वो हैं या नहीं, ये दिखाने के लिए कहते हैं, पश्चिमी देशों में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वो इस मुद्दे पे मोदी जी का कोई साथ देने वाले नहीं है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को कुचला जाए। और ब्रॉडकास्ट बिल उसी दिशा में काम कर रहा था। आज की तारीख में जो अभी हम लोग बात कर रहे थे और हम सबने देखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं या जिसे प्रशांत जी कह रहे थे, बिजनेस अखबार जिसका जिक्र कर रहे थे, वो सब खुल के सामने कैसे आ गए? वो इसलिए आ गए कि उन्हें जो है अपनी विश्वसनीयता की रक्षा करना है, अपनी क्रेडिबिलिटी बचाना है। और वो क्रेडिबिलिटी कहां है? वो क्रेडिबिलिटी है मिडिल क्लास में। ये जो चीजें हैं जिसको मोदी जी पता नहीं कितना समझ रहे हैं या उनके भक्त कितना समझ रहे हैं, ये बहुत ही उलझी हुई भी है और बहुत ही गहराई वाली चीजें भी हैं। बैंक और शेयर मार्केट, इन पे अगर कहीं कोई खतरा आता है तो सारा का सारा मिडिल क्लास 1 मिनट के अंदर मोदी जी को छोड़े खड़ा हो जाएगा। वो हिंदू मुसलमान की राजनीति में थोड़ी सहमति व्यक्त कर सकता है क्योंकि उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जहां उसका 10 पैसे का भी नुकसान होगा वो साथ देने वाला नहीं है। ये बड़ी गंभीर समस्याएं हैं जिनको हमें नहीं मालूम कि कैसे वो एड्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि जो उनके सलाहकार हैं या जो उनके साथ के लोग हैं वो सब उनकी हां में हां मिलाने की वजह से हिंदू मुसलमान के नैरेटिव को ही हवा देते रहते हैं।
आज किसी में शायद ये बताने की हिम्मत नहीं है कि ये अब नहीं चल पाएगा। जो 4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उनमें बिल्कुल नहीं चल पाएगा। 2014 की शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से और 2014 का अंत होगा, 24 का अंत होगा इन 4 विधानसभा चुनावों से। एक बात और बताएं आपको, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल जो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय हैं, साइंस इंस्टीट्यूट हैं, इन सबकी रैंकिंग आई है और वो रैंकिंग कौन निकालता है ये भी हम पहले ही बता दें। वो सेंट्रल गवर्नमेंट, शिक्षा मंत्रालय, उसमें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में क्या है? जेएनयू नंबर 1, जामिया, एएमयू, इन पे आप लगातार हमले कर रहे, लेकिन इन हमलों के बावजूद भी आज वो शिक्षा में सबसे आदर्श स्थिति में है। देश के स्टूडेंट को शिक्षा देने का माहौल, उनका जो कैरिकुलम है, उनका जो पढ़ाई कराने का तरीका है और यहां से निकल के उनका जो करियर बनता है, उसमें ये सारे विश्वविद्यालय सबसे आगे हैं। सोचिए अगर इनकी मदद करते, इन्हें मजबूत बनाते तो ये विश्व में और कितना नाम करते। अभी सब लोगों को मालूम पड़ा, पूरे देश को मालूम पड़ा और उसके साथ ही हमें भी मालूम पड़ा कि बांग्लादेश में हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे जी। सारे दक्षिण एशिया के देशों के लड़के लड़कियां यहीं पढ़ने आते थे। कई देशों के शासक यहां पढ़े हुए हैं। अफ्रीकन देशों के लड़के लड़कियां पढ़ने आते थे और हमारे लड़के बांग्लादेश में पढ़ने जा रहे हैं। यह स्थिति आपने यहां शिक्षा की कर दी। आपने पिछले 10 साल में एक भी विश्वविद्यालय बनाया हो, एक भी साइंस इंस्टीट्यूट बनाया हो तो कोई हमें बता दे। और जब बनाने की बात आ रही है तो हमने जो कहा था कि अडानी जी क्या बनाते हैं, उत्पादन क्या है? उत्पादन नहीं है। ये जो एयरपोर्ट चलाया जाता है, एयरपोर्ट किसी और ने बनाया था, ये सरकारों ने बनाया था। एयरपोर्ट चलाना जो है वो उत्पादन का काम नहीं कहलाता, ये परजीवी काम कहलाता है, पैरासाइट्स। अरे एक शहर ही बना देते, जो हमने जिक्र किया था टाटा बिरला का। टाटा ने शहर बनाया, बिरला ने शहर बनाया, मोदी ने शहर बनाया, मोदी नगर। हमारे मोदी जी ने शहर भी नहीं बनाया, मोदी का नाम आया तो। कांग्रेस ने बनाए नए नए शहर, चंडीगढ़ बनाया, इनके खुद के गुजरात में गांधीनगर बनाया। कितने शहरों के नाम गिनाए हम? ये सब कांग्रेस ने बनाए। तो मोदी जी न एक शहर बना पाए, न ये जो इनके अडानी साहब हैं ये एक हॉस्पिटल भी नहीं बना पाए, एक कॉलेज इंस्टीट्यूट नहीं बना पाए कोई भी। भाई बनाने से देश आगे बढ़ता है, निर्माण से, उससे विकास होता है। ये एयरपोर्ट खरीद लो और चला लो, इससे नहीं होता है कोई काम। तो हम जिक्र कर रहे हैं तो और बता दें कि जैसे टाटा है, उसके साइंस इंस्टीट्यूट है, उसके सामाजिक अध्ययन संस्थान है, उसके बहुत मशहूर विश्व स्तर के। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब लास्ट एक बात और कर दें, कांग्रेस की बात हो रही थी, वहां से शुरू हुई थी कि कांग्रेस इन चुनावों की बड़ी गंभीर किस्म की तैयारी कर रही है। आज झारखंड के बारे में भी उसकी एक मीटिंग हुई है। झारखंड में अभी उसके सहयोगी दल की सरकार है और इन 3 राज्यों के चुनाव की हम बात करते हैं, झारखंड में ही उसकी सरकार है। तो वहां पे कितनी सीटों पे लड़ेगी, क्या तैयारियां होना है, क्या नहीं होंगी। और ये बड़ी अच्छी बात बता दी थी अभी रवि जी ने उत्तर प्रदेश की, कि उन्होंने सब जितनी भी विधानसभा सीटें हैं कांग्रेस ने वहां प्रभारी नियुक्त कर दिए थे और वहां कांग्रेस काफी गंभीरता से काम कर रही है। तो बाकी जितने भी और राज्य हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन दोनों में सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे एडजस्टमेंट होगा, क्या होगा। महाराष्ट्र में टिकटों के बंटवारे की है और हरियाणा में अकेली कांग्रेस को लड़ना है, खुद गुटबाजी की समस्या है। तो इन सबको कांग्रेस एड्रेस कर रही है और जल्दी ही कांग्रेस में आज की इस मीटिंग के बाद एक बड़ा फेरबदल होने वाला है संगठन के स्तर पे। बहुत जरूरी है, ये बड़े लंबे समय से फेरबदल नहीं हुआ है और लगता है कि अब कांग्रेस जो है बड़ा फेरबदल जल्दी करेगी, कुछ ज्यादा एक्टिव लोगों को सामने लाएगी जो इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए और ज्यादा ऊर्जा के साथ में काम कर सके। जी, सबसे इम्पोर्टेंट खबर आप सबसे आखिर में बता रहे हैं शकील जी। चलिए, आखिरी लाइन याद रहती है, इसलिए शायद आपने आखिर में ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत इंपॉर्टेंट।